अभी रिसेंटली मैंने क्लाइंट क्लोज किया, उसकी एनुअल सेल इज़ $3 मिलियन। अब हमारे घरों में शराब नहीं पी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, सुअर नहीं खाया जाता, सूद नहीं खाया जाता अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से घरों में झूठ नहीं बोला जाता और वो रेड लाइन है। आफ्टर कोविड जब से डिजिटल स्किल्स की बहुत बात होने लगी, क्या स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री नहीं है? क्या हमारी माओ ने मर्द नहीं जने? क्या हमारे पास अक्ल और शऊर की कमी है? क्या हमारे पास स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं या प्रोसेसेस के लोग नहीं हैं? और यहाँ तक कि फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की तस्दीक होने लगी। बहुत हमने देखा कि जो ना यार ये तो बस बातें कर रहे हैं, इन्होंने तो खुद कुछ नहीं किया, तो ये क्या दैट कि आप लोगों में मायूसी फैलाना चाह रहे हैं ताकि आपको लाइक्स और शेयर्स मिल जाए, या आप लोगों में मोटिवेशन फैलाना चाह रहे हैं चाहे उसकी कॉस्ट लाइक शेयर्स की कमी ही क्यों ना हो। मैं ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स को जानता हूँ, आई होप के लोग नहीं पहुँचेंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो थोड़े रिलीजियस भी हैं। वो जब बात करने खड़े होते हैं तो उन्होंने कहा कि जो है ना कि ये जितने भी अमेज़ॉन है और ये सब लोग हैं, ये दे आर इंटरेस्ट फ्री बिजनेसेस और हम भी चाहते हैं पाकिस्तान में। एंड आई वाज लाइक यार इतना बड़ा क्लेम। यूरोपियन कमीशन के साथ काम किया और हमने उस वक्त उलमा कराम को कहा था कि सर LGBT यूज़ करो। उसके बाद उसका नाम LGBTQ नहीं था, उस वक्त उसका नाम हम जिन्स परस्ती था। और मैंने जब जितने भी उलमा को जो मेरे सोशल सर्कल में थे उनको मैंने कहा तो उन्होंने कहा कामरान पागल वागल हो गए, ऐसे थोड़ी होता है यार, पाकिस्तान है, वो कैसी बातें कर रहे हो, तो हम यूरोप में नहीं रहते। मैंने अभी एक बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम किया एंड दे वर वेरी ओपन माइंडेड। सबके सामने म्यूज़िक हो सकता है, सबके सामने नाच भी हो सकता है, नमाज सबके सामने नहीं हो सकती। ये कौन सा स्टैंडर्ड है यार? आपकी टीम में ऐसे लोग हों, इंक्लूजन हो और डाइवर्सिटी हो, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार डाइवर्सिटी मीन्स कि अब 4 लोग अगर कोर टीम में आ गए और दे ऑल आर डाइवर्स, दे आर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, तो फिर आप फंस गए ना। कैसे स्टार हो सकता है? वो कल को आप कहेंगे कि ये थीफ स्टार है, ये डाकू स्टार है। आई मीन आर यू इन, ये करप्ट स्टार है, आर यू इन योर सेंसेस व्हाइल यूजिंग दीस वर्ड्स? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमैर मलिक अमान है और मैं यू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग का फाउंडर हूँ और लीड कंसल्टेंट हूँ। आज मेरे साथ मेरे बहुत पुराने और ज़बरदस्त दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारी जगहों पे कहते हैं ना इनिशियल ब्रेक थ्रू में हेल्प की, बल्कि इनिशियल ब्रेक थ्रू देने वाले बहुत सारी जगहों पे। और ऐसे दोस्त कि जिनसे पहली कॉल पे ऐसा लगा कि सालों का ताल्लुक था, सही ना, और उसको इन्होंने निभाया भी जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक ऐसा ही। और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ के लिए, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्रो करना चाहते हैं, और ये इस ग्रोथ तक एक रेगुलर प्रोसेस से पहुंचे हैं। जो मैं चाहूंगा कि कामरान भाई क्विकली हमें बता दें कि कामरान भाई जो काम कर रहे हैं वो काम क्या है और वो काम कैसे इम्पैक्ट करता है और वो काम क्यों कर रहे हैं। कामरान जाहिद मेरा नाम है। लीप कोड इज ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड पीक परफॉर्मेंस। तो उसका एक कोड इज लीप कोड एंड वी कॉल इट इम्पैक्टफुल ग्रोथ। व्हाई नॉट, यू नो वाई, जो आपने कहा चीज़ें वाई से ही शुरू होती हैं, वाई से ही शुरू होनी चाहिए। मैंने अपने वालिद साहब को फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हुए देखा, बहुत हाइज, इतने हाइज के मोर और हिरन है हमारे घर में, एंड इतने लोज के आपको नहीं पता कि अगला सालन किस दिन बनेगा। लिटरली यू डोंट नो। तो मिर्चों से और सिरके से, और मुझे इसमें बिल्कुल शर्म नहीं है ये बात बताने में। तो वो वाई कि यार मैं चूँकि खुद स्टडी कर रहा था, तो मैं तो उनको स्ट्रगल से निकालने में कामयाब नहीं हो सका, मैं बहुत छोटा था और वो इस दुनिया से चले भी गए, अल्लाह ताला उनकी बहुत मग़फ़िरत फरमाए। अब मैं अगर किसी एक और बाप के माथे पे पड़ने वाले किसी एक बल में कमी ला सकता हूँ ना, अगर तो मेरी मेहनत वसूल है इंशाल्लाह, एंड आई वर्क विद दैट पैशन। लोग कहते हैं कामरान भाई आप कितनी एनर्जी यहाँ से लेके आते हैं? अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है ना तो यू गेट एनर्जाइज्ड ऑटोमेटिकली। तो दिस इज द वाई। और बहुत सारे मसले हैं उम्मत के, अब सारे मसले तो हल नहीं कर सकता मैं। हाउएवर मैं समझता हूँ कि अगर मैं फाइनेंस का मसला हल कर दूँ, जो जितना इल्म, एक्सपोजर, तरबियत हमारी अब तक है, तो दैट इज अ थिंग दैट नीड टू बी डन और फ़ायदा होता है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग या व्हाई वी आर डूइंग। व्हाट आर वी डूइंग इज़ वो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस जिनको एटलीस्ट 3 साल हो गए हों काम करते हुए, कम से कम 10 लोगों की टीम हो और वो ग्रो करना चाहते हों पैशनेटली। बाय पैशनेटली आई मीन मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार कामरान तुम्हारे साथ सिर्फ वो क्लाइंट चल सकते हैं जो तुम्हारी एनर्जी को रेजोनेट करते हैं, तो वरना इट्स वेरी हार्ड। अगर आप बहुत ठंड में, हाँ ठीक है गुजारा चल रहा है, तो मैं कहता हूँ ठीक है गुजारा चल रहा है तो फिर मेरी जरूरत क्या है? यू नीड टू हैव फायर इन योर बेली, अ स्ट्रॉन्ग वाई इन प्लेस।
एंड जस्ट नॉट कि मेरे बच्चे मेरी बीवी ओ भाई निकलो इस चीज़ से, बिगर पर्पस एंड ऑल, और फिर हम फैसिलिटेट करके वो करते। तो वो कंपनीज जो ग्रो करना चाहती हैं, 3 साल हो गए उनको, 10 लोगों से ज़्यादा हैं, और वो उनका रेवेन्यू इज़ ऑन अ वेरी डिसेंट प्लेस, और वो फिर वन ऑन वन डिस्कशन में हम देख लेते हैं, या फिर वो इम्पैक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड दे रियली वांट टू डू बिगर इम्पैक्ट इन लाइफ, तो उनको फिर हम थ्रू कंसल्टिंग, ग्रोथ कंसल्टिंग हेल्प करते हैं, एग्जीक्यूटिव कोचिंग करते हैं। बहुत सारी लोग हैं जो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ कि शायद उमर भाई ज़रा ये वाला एस्पेक्ट आप देख लें, आप रेफर करते हैं यार कामरान भाई फिलहाल को आप देख लें। तो सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग, और पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, अक्रॉस पाकिस्तान भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अक्रॉस द ग्लोब भी काम कर रहे हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अभी रिसेंटली मैंने क्लाइंट क्लोज किया, उसकी एनुअल सेल इज $3 million। उमर भाई क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? और 9th क्लास में था तो एक मरहूम मोटिवेशनल स्पीकर है, वो ट्रेनर थे हमारे, नदीम चौहान साहब, उनकी एक वीडियो देखी थी, इंस्पायर हुआ कि यार लोगों को मोटिवेट करना भी एक प्रोफेशन है। तो इट स्टार्टेड एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, उस वक्त छोटे थे, स्कूल में शुरू की, फिर चलते चलते सीखते गए, फिर पता चला ये तो एक पूरी दुनिया है, इसमें मोटिवेशनल स्पीकिंग भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, कंसल्टिंग भी होती है, कोचिंग भी होती है। और इस पूरे जर्नी में कुछ मैं खुद भी चीज़ें टेस्ट करता रहा, कुछ अल्लाह भी टेस्ट करवाते रहे। तो मैंने नोट किया कि यार जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आया लोगों को, वो था वन ऑन वन। मैंने ट्रेनिंग्स भी करवाई, कंसल्टिंग, और आज भी करवाता वन ऑन वन कोचिंग। लेकिन मैंने देखा जो बहुत हाई लेवल पे जिसमें मैं जाके इम्पैक्ट को गेज कर सकता था, वो था कि जब मैं किसी के साथ बैठूं और बिना वक्त की कैद के मैं उसके साथ बैठ के उसकी पूरी बात सुनूं, और डीप कोड, और फिर ज़रा सी जो है ना वो एक तार हिलाने से उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आए और मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। सो देन आई रियलाइज़ कि यार हर इंसान अलग है, उसका चेहरा अलग है। तो ये सिंपल सा हमारा काम है। हमारी इदारे का नाम यू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग है, जैसे मैंने बताया, तो जिसका मकसद है डेवलपिंग पर्पस ड्रिवन इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फैमिलीज़। तो कौन लोग आपसे रब्ता करें? हमसे हर इंसान रब्ता कर सकता है, इंडिविजुअल जिसको चैलेंजेस हैं वो भी, और जिसके एम्बिशंस हैं वो भी, दोनों लोग रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो तमाम प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें इम्पैक्टफुल लाइव है, जो इंडिविजुअल्स के लिए 4 months प्रोग्राम है, उसी में इम्पैक्टफुल गोल सेटिंग है, जो अगर थोड़ी कम ड्यूरेशन के लिए पहले इंगेज होना चाहता है तो वो 1 साल के 2 साल के गोल्स को लेकर जो है ना वो इंगेज हो जाए। इसी तरीके से वही इम्पैक्टफुल लाइव का जो प्रोग्राम है इंडिविजुअल्स के लिए, दैट गोज इनटू फैमिलीज, देन गोज इनटू ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन में कोर टीम के साथ भी होता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन की एक पूरी कंसल्टिंग का प्रोसेस हो तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, फिर हम उनको बताते हैं कि आपको कहाँ कहाँ ट्रेनिंग की और डेवलपमेंट की, या पॉलिसी में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो हमारा एरिया होता है हम बता देते हैं, भाई परफॉर्मेंस एक्सीलेंस या बैलेंसिंग ऑफ लाइफ, ये हमारा एरिया है, इस पर हम कर लेंगे, और दूसरी चीज़ों के लिए यू कैन फाइंड आउट अदर रिसोर्सेज। तो हम एक यानी तीनों लेयर्स में काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स के साथ भी, फैमिलीज़ के साथ भी, और इंस्टीट्यूशंस के साथ भी। ज़बरदस्त। ये सिंपल सा हमारा वो है प्रोग्राम, और इसमें प्रोसेस बहुत सिंपल है। बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी कोर्सेज की सूरत में, वीडियोस की सूरत में मौजूद है, तो लोग चाहें तो पहले उससे थोड़ा सा कंज्यूम कर लें, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो जब आते हैं तो उनको भी पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, चीज़ें क्या फ्रेमवर्क से। एक सिंपल सा फ्रेमवर्क हमारा अल्लाह ने बनवा दिया, विच इज़ 5E फ्रेमवर्क, विच स्टार्ट्स के सबसे पहले आप एक्सप्लोर करें, आप कौन हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी ज़िंदगी क्या गुजरी, आपके रिग्रेट्स क्या हैं, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपको दुनिया के क्या मसले बुरे लगते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं आप, उनसे आपका क्या इमोशनल ताल्लुक है, वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इतना सारा काम कर लेते हैं, यू आर वेरी क्लियर इन योर डोमेन्स, क्या मैं इन 2 डोमेन का बंदा हूँ, 3 आधे से ज़्यादा काम तो हो जाता है, ठीक है। और ये सवाल है जवाब है, एक आपके साथ गुफ्तगू है, आपके साथ एक वन ऑन वन सेशन है। जब ये हो जाता है तो देन वी कम टू सेकेंड E, विच इज़ इन विजन। जब ठीक है, ये सोच लिया, आप इसका एक बड़ा मकसद, एक बड़ा विजन बना लें जो कि अलाइंड हो आपके दुनिया में आने के मकसद से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद से, उससे आप अलाइन कर लें इसको, और आप देखेंगे उस डोमेन में दुनिया में किसने क्या किया। तो हम ये कहते ही नहीं है कि वर्ल्ड्स बेस्ट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड सर, यू शुड बी बेटर देन, यू शुड डू योर वर्क लाइक नो वन हैज़ डन योर वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ योर वर्क। फाइंड योर डोमेन, और आप हिस्ट्री से आगे चले जाए ना, और अल्लाह को साथ, यानी अल्टीमेट पर्पस और आप वसल्लम के विजन से अलाइन रहते हुए, तो ये एक ग्रैंड विजन पे डेवलप होता है। और आप उसको कैसे गेज करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट,
देन फिर आती है एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी कि यार अब ये सोच लिया, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, सही ना। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे डिसिप्लिन होना होगा, मुझे सिस्टम्स चाहिए होंगे, जहाँ पे आपकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें। तो एग्जीक्यूशन का जो पर्सनल लेवल का पार्ट होता है दैट वी कवर इन दिस फ्रेमवर्क, और ऑर्गेनाइजेशन में हम बता देते हैं कि भाई देखें बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिज़ाइन थिंकिंग है और जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं, एंड वी कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ ऑल। ट्रू। सो हम ये कहते हैं भाई डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, डॉट्स कनेक्ट, यार ये बंदा इसमें बेस्ट है, यार यू शुड गो। हमने देख लिया, हमने ऑब्जर्व कर लिया, और आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो वी आर वेरी ओपन इन दैट एग्जीक्यूशन पार्ट, और कोई भी अच्छा टूल आता है वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट टूल। एग्जीक्यूशन हो गई, देन वी गिव देम अ फ्रेमवर्क ऑफ इवेलुएशन कि आप अपने आप को इवेलुएट कैसे करें। मैं समझता हूँ क्वार्टरली इवेलुएशन से चीज़ आगे निकल गई। अब आप 3 महीने बाद बैठ के इवेलुएट कर रहे हैं, आपको और तेज चाहिए ना। दुनिया में बड़े जो यानी स्टैंड अप मीटिंग्स का ज़माना आ गया। यू शुड इवेलुएट ऑन डेली बेसिस, कुछ चीज़ें ऑन डेली बेसिस, कुछ ऑन वीकली बेसिस, पीरियोडिक बेसिस, फ्रीक्वेंसीज उनकी तय फ्रीक्वेंसीज आप तय करें ताकि आपको पता हो कि यार मैं बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द टारगेट, लेवल ऑफ द टारगेट ना। ठीक है, ये हो गई इवेलुएशन। एंड देन इनहेंसमेंट। 80% ये 4 चीज़ों का साइकिल कंप्लीट है, ठीक है। बट 20% यू शुड बी ओपन फॉर न्यू आइडियाज, फॉर न्यू सिस्टम्स, फॉर न्यू। तो आप एक्सप्लोर करें, क्या चलो ये टूल मैं अप्लाई कर, व्हाट नेक्स्ट, ये मेंटोर मुझे क्या सिखा सकता है, या ये चीज़ क्या। तो आप देखते हैं कोई ऐसी चीज़ इंटीग्रेट हो जाती है जो आपने उससे पहले कभी सोची ही नहीं थी। आपने बोला यार मैं तो ये इस प्रोसेस में यहाँ तक पहुँचा था, बट दिस वन टूल हैज़ मल्टीप्लाइड माई प्रोडक्टिविटी एंड दिस एंड दैट। सो यू शुड बी ओपन, वो चाहे डिजिटल टूल्स हों, चाहे कोई किसी का काम करने का अंदाज हो, कोई मेथड हो। सो ये 5E का एक फ्रेमवर्क है जो हम इंडिविजुअल्स को भी देते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को भी देते हैं, फैमिलीज को भी देते हैं। और फैमिलीज को साथ रखने की वजह ये क्योंकि जैसा इस वक्त ज़माने में हमारे सामने चीज़ें हैं कि फैमिलीज डिसइंटीग्रेट हो रही हैं बहुत बुरी तरह। तो अगर हम उसको अलाइन कर लें, और इस अलाइनमेंट से हमने देखा कि बहुत सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज मैं जब कोचिंग करता हूँ ना, मैं लोगों के 10 अगर मसले लिखवाता हूँ तो मैं देखता हूँ 9 मसलों की वजह ये कि दैट पर्सन डजंट हैव अ डायरेक्शन और अ पर्पस। रूट कॉज बाकी सारे उसके सिम्पटम्स। मकसद होगा तो वो जब लग जाएगा काम पे तो बहुत सी चीजें मैटर नहीं। गिव अ वाइज मैन अ स्ट्रांग बॉय एंड ही विल फिगर आउट हाउ, व्हाट, व्हेन नॉट। और उसका वो जो फजूल में डिप्रेशन है ना वो खत्म हो जाएंगे, बिकॉज ही इज ऑन अ बिगर कॉज। अब वो बोलेगा ठीक है यार ये मसला मैं झेल लूंगा ना, और आपका बिगर कॉज ही नहीं है तो वो छोटी चीज भी बोलेगा यार ये मसला हल करो मेरा। सो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। सो वो लोग जो इंडिविजुअली अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज़ को, अपनी कोर टीम्स को, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा कामरान भाई, लाइव कोचिंग पे तो बात हो गई, लेकिन आई वांट कि आप जो है ना थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बताएं। ज़्यादा पब्लिक तक बात पहुंचाना भी तो एक ज़रूरी काम है ना, सीरत से भी ये साबित है। तो मोटिवेशनल स्पीकिंग की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, या मासेस को इंगेज करने की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि उसी में से कुछ लोग निकलेंगे ना। सो आप कैसे देखते हैं कि क्या ये इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं, कोचिंग, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग और क्या नाम है मोटिवेशनल स्पीकिंग, या आप इसको बिल्कुल ही गलत समझते हैं, या मतलब जो भी चीज़ों को ना जूम आउट करके देखना चाहिए। सो अगर आप जब जूम आउट करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ तो लोग हैं जो कि बिल्कुल बेअमल है, ना वो कुछ कर रहे हैं ना वो किसी को कुछ करने दे रहे हैं, और बल्कि अगर कुछ कर रहा है तो उसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, कहानियाँ और फिल्में और शिकवे और शिकायतें करके। तो उनको तो इग्नोर ही करना चाहिए। तो बहुत सादा काम है, कुछ लोगों को ना म्यूट कर देना चाहिए अपनी ज़िंदगी से। उसके बाद जो पहली स्टेज है ना, दैट इज़, उसे अगर आप एक पिरामिड बनाएं और उसकी 3 लेयर्स हों, तो सबसे जो बेस लाइन है उसे हम कहते हैं मोटिवेशन की लेयर। मोटिवेशन का मतलब है 0 to 1, है ना। सिर्फ मोटिवेशन से मसला हल नहीं होता, है ना। आपने एक बेवकूफ़ को मोटिवेट कर दिया, अब वो है एक मोटिवेटेड बेवकूफ़। अब अब क्या होगा? सो आपको उस बेवकूफ़ को वकूफ़ देना है या वाकिफ़ करना है, अगली चीज़ है उस बेवकूफ़ का मतलब खुदा ना खास्ता बिल्कुल जाहिल नहीं होता। असलन इसका मतलब है जो शख्स उससे वाकिफ़ नहीं है। मुझसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हो सकता है मैं उस मामले में बेवकूफ़ हूँ, मैं उससे वाकिफ़ नहीं, तो इसमें कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मोटिवेशन इज़ 0 to 1। ओके, इंजन आपने चाबी घुमा दी, आप चाबी घुमा के रखते नहीं हैं, अब वापस लाते हैं। अब आपको एक सर्टन सेट ऑफ प्रिंसिपल से गाड़ी चलानी है, बाइक है, गाड़ी है, जहाज है, जो भी। मोटिवेशन इज 0 to 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग। नीचे क्वांटिटी ज़्यादा होगी,
जो जो ऊपर जाते जाएंगे क्वांटिटी कम होती जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। उसकी पहाड़ की भी मिसाल है, आप जाएं पहाड़ चढ़ने के लिए, नीचे बहुत सारे लोग होंगे, बेस कैप 1 तक और कम लोग, 2 तक और चोटी तक बहुत कम लोग, एंड देयर इज लोनलीनेस एट द टॉप। ओके, This need to be understood at all times. Motivation is 0 to 1. हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ जो शिकवा है हमारे लोगों का, 2 शिकवे। एक शिकवा ये है कि यार खुद कुछ उन्होंने किया नहीं है और हमें कहानियां सुना रहे हैं यार। उसका एक बहुत सादा बेस फॉर्मूला है, उसमें भी 2 राय हैं। एक है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर की क्या जिम्मेदारी है और एक लिसनर की क्या जिम्मेदारी है। स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो ये बात बताए कि देखें ये बात मैंने इस किताब से पढ़ी है, इस उस्ताद से सीखी है, ये एक अमूमी असूल है और मैंने ये असूल 50 लोगों को बताया है, उसमें से 10 का ये फीडबैक आया है, लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ऐसा होना चाहिए। सिर्फ मोटिवेशन की कहानी सुना के मुस्तकिल चार्ज करने की कोशिश ना करें, नुकसान होगा। ये है मोटिवेशनल स्पीकर की जिम्मेदारी। और अगर वो प्रैक्टिकलिटी में जा सकता है और उस पिरामिड में ऊपर जा सकता है, उस पिरामिड में दूसरा स्टेप है ट्रेनिंग, तीसरा है कंसल्टिंग। सो अगर मोटिवेशनल स्पीकर कनेक्ट कर सके इनको, बहुत अच्छी बात। ये कम से कम जरूर बता दें अपनी ऑडियंस को कि भाई देखें ये पहली बेस लाइन है, मैंने आपको चार्ज कर दिया है, 0 to 1 हो गया है। मोबाइल की बैटरी लो होती है तो आप उसको झटका लगाते हैं, गाड़ी की बैटरी लो होती है तो फिर झटका लगाते हैं। उस फॉर्मेट में चला नहीं सकते हैं आप मोबाइल फोन को या गाड़ी को फॉर द रेस्ट ऑफ योर डे या जो भी। तो ये समझा दे कि मैंने अपना काम कर दिया, बट यू नीड टू गो टू स्टेप 2। दिस इज नॉट दी डेस्टिनेशन एंड दी एंड। ये समझाने की जरूरत है। अगर उसने ये काम कर लिया तो मेरा ख्याल है कि ही हैज और शी हैज डन हिज जॉब वेरी वेल। ठीक है। और जो लोग तनकीद कहते हैं नहीं जी इनको तो सुनना चाहिए फलाना, तो अगर तो भाई उन्होंने तो कुछ किया कुछ नहीं कर लिया जिंदगी में तो फिर तो ठीक है। और अगर नहीं किया जिंदगी में तो भाई अल्लाह से डरो यार, जो कुछ कर रहे हैं ना तो उसको कर लेने दो यार। ये जो हमें हर चीज़ का ब्लेम करने की एक आदत हमारे यहाँ डेवलप होगी ना, ब्लेम करने की आदत है ताकि मैं रिस्पॉन्सिबल ना ठहरूं। दो लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है, आप अगर कसूरवार हैं तो इसका मतलब मैं कसूरवार नहीं हूँ। ये कहाँ से निकला है फॉर्मूला है? दोनों लोग भी तो कसूरवार हो सकते हैं उसके अंदर। वो बच्चा जाता है जैसे मामा इसने मुझे मुक्का मारा है। बेटा पूरी बात बताओ। मामा इसने मुझे दूसरा 5वां और 9वां मुक्का मारा है। बीच में सब मैंने किया। कहती हाँ अब ये पूरी बात, तो अब ताकि हम पूरी बात करें, पूरी बात को समझें। सो ये हो गया मोटिवेशन नंबर 1। मोटिवेशन को 0 to 1 और वो इंटीग्रेट करें नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग। ओके। ट्रेनिंग में कम लोग आएंगे। मोटिवेशन आप देंगे 1000 लोगों को, उसमें से हार्डली 100 लोग हैं जो सीखने के लिए तैयार होंगे। उसमें से भी कंप्लीट कितने करेंगे ट्रेनिंग, वो फिर कम लोग होंगे। कोई बात नहीं, ट्रेनिंग इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस ऐसे मैनेज होती है, टाइम ऐसे मैनेज होता है, रिलेशनशिप्स के साथ ऐसे करना चाहिए, एक्सेट्रा। हो गई ट्रेनिंग। ट्रेनर को भी ये बात बतानी चाहिए, ट्रेनर को अप्रिशिएट करना चाहिए मोटिवेशनल स्पीकर को कि भाई बहुत शुक्रिया, उसके बाद आप मेरे पास पहुंचे हैं, अल्लाह आपको खैर दे। और वो आगे भी इंटीग्रेट करे कि वंस यू आर डन विद द बेसिक प्रिंसिपल्स, नाउ यू नीड टू कस्टमाइज इट इन ऑर्डर टू गेट योर पर्सनल डेस्टिनेशन। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दैट पिरामिड, जो छोटा ट्रायंगल लास्ट में। अगर वो अफराद के साथ हो रही है तो दैट इज कोचिंग। अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हो रही है दैट इज कंसल्टिंग। और ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करती हैं, अपवर्ड बैकवर्ड। विदाउट बेस ऊपर नहीं जा सकते आप, और विदाउट चोटी वो पहाड़ मुकम्मल नहीं होगा। सो एवरीथिंग हैज टू बी ऑन इट्स ओन प्लेस विद द इंटीग्रेशन ऑफ अदर पार्ट्स। ओके। इंटीग्रेटेबिलिटी कि आप इंटीग्रेट हो सकते हो, ये सलाहियत का होना कि आप इंटीग्रेशन के काबिल हो। कोई आपके साथ इंटीग्रेट हो सकता हो, आप किसी के साथ इंटीग्रेट हो सकते हो। ये हमारी इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत ज़रूरत है। स्कूलिंग का इकोसिस्टम अगर हम देखते हैं तो प्री स्कूल है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो भी एक पूरी, उस पर भी एक पॉडकास्ट हमें करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और हम दोनों के बच्चे तो महफूज हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र, काफ़ी हद तक महफूज हैं। और अगर हैं भी तो वो कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है मोस्टली। बहरहाल तो प्री स्कूल है, तो प्री स्कूल कभी ये नहीं कहता कि बस अब आपका बच्चा तालीम याफ्ता हो चुका है, अब आपको कहीं भेजने की जरूरत नहीं, बड़ पुख्ता हो गया ये। वो बताता है कि यार वी आर डन टिल हियर, और नेक्स्ट स्टेप ये है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सेट्रा, और वो इंडस्ट्री। और तो ये अगर एक दूसरे को इंटीग्रेट ना करें और एक दूसरे को एक्नॉलेज ना करें तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। इसी तरह से अल्लाह करे कि इस बात का ये रिस्क हो कि कुछ लोगों के ज़हनों की याददाश्त में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाए। हमारी दीनी ऑर्गेनाइजेशंस भी मल्टीपल जहतों पे, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस मुतद्दद तरह का मुख्तलिफ काम कर रही हैं। कुछ हैं जो कि सिर्फ फलाही सरगर्मियाँ कर रही हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड। कुछ हैं जो सियासत में एक्टिवेशन है, दैट इज़ रिक्वायर्ड। कुछ लोग हैं जो सिर्फ गांव देहातों में मेहनत कर रहे हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड। कुछ लोग हैं जो सिर्फ शहरी इलाकों में या बहुत पढ़े लिखे, दुनियावी पढ़े लिखे लोगों पे मेहनत कर रहे हैं, दैट टू इज़ रिक्वायर्ड। बहुत तरह का माशरा है, बहुत तरह के मसाइल हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस हैं। हाँ, हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्नॉलेज करें, उनके खुलूस को तो एक्नॉलेज करें एटलीस्ट।
आप तरीक़ेकार से इख्तलाफ अगर कर भी सकते हैं, मैं ना स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ इस तरह के इदारों को ना डिज़ाइन थिंकिंग पढ़नी चाहिए। सही। डिज़ाइन थिंकिंग पढ़ते हैं आपको पता चलता है यार कस्टमर कितनी तरह का हो सकता है, और एक ही कस्टमर, एक ही एजुकेशन, एक ही कस्टमर इज आपका मुखातब से आप बात करें, उसकी कितनी मल्टीपल वेरिएशंस बन सकती हैं, उसकी सर्विसेज मुख्तलिफ होंगी, उसकी प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ होंगी। तो अगर इंटीग्रेशन आ जाए ना, बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा कामरान भाई, मुझे एज अ कोच जो है ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल जो पेश आती है वो ये आती है कि अगर आप एक बंदे को कोच कर रहे हैं, लेट्स से हफ्ते में उसके पास बहुत सारे घंटे हैं, मे बी 168 जैसे हम कहते हैं होंगे, उसमें से अगर वो मुझे 1 घंटा दे रहा है तो 167 तो वो मेरे पास नहीं। और मैंने नोट किया कि उसमें जो उसका इन्वायरमेंट है वो शायद उसको उतना सपोर्ट ना कर रहा हो उस चीज़ में, तो उसे भी एक स्ट्रगल होती। अब इसका एक तरीका तो ये है कि आप समझें भाई कोचिंग के ज़रिए ये हल होगा, तो आप कहें भाई पूरी फैमिली को ले आओ कोचिंग में, अपने इदारे के साथ, यानी जिससे इंटरेक्ट कर रहे हो सबको ले आओ कोचिंग, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कॉस्ट ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है, मैं खुद नहीं कर सकूँगा कोच, या मैं भी इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग हैं, टाइम लिमिटेशन अपनी जगह है। लेकिन मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा था कि यार जो हाई अचीवर्स हैं इंडिविजुअल लाइफ में भी या एज अ इंस्टीट्यूशन या इदारे में, तो उनके पास एक पूरा इकोसिस्टम या एक सपोर्ट सिस्टम होता है, और वो सपोर्ट सिस्टम में ऑब्वियसली सिर्फ जो है ना वो इंसान नहीं होते, नज़म भी होता है, इंतज़ाम होता है चीज़ों का। और इवन पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो एचएसएन है या इधर कराची ग्रामर है और बोर्डिंग स्कूल्स हैं, तो आपको उमूमन टॉप लेयर पे ड्यू टू देयर डिसिप्लिन और देयर कहते हैं ना कि वर्क एथिक। सो और ये एक बहुत बड़ा इशू भी है, क्योंकि आपका खुद आईटी का एक लंबा बैकग्राउंड है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है वर्क एथिक का। सो अब इसमें मैं ये समझता हूँ कि कंसल्टिंग इज़ द आंसर, कि जब आप प्रोसेसेस और सिस्टम्स और चीज़ों को किसी इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, सो वहाँ पे मुझे नज़र आता है कि यार कोच की यहाँ पे लिमिटेशन है। ठीक है, कोच उस सिस्टम के बनने के बाद भी कोच की अहमियत होती है कि जो बंदा उसको इंडिविजुअली नहीं कर पा रहा तो कोच उसके साथ बैठता है, हाँ भाई बताओ इशू क्या है, लेकिन देयर इज़ अ सिस्टम इन प्लेस। और अगर हम दीन भी देखेंगे तो दीन में भी देयर वाज अ पर्सनल मोटिवेशन, बट देयर वाज अ सिस्टम इन, और इवन जैसे आपने भी अभी कुछ दीनी जमातों की भी बात की, या इन जनरल भी अगर हम देखते हैं, तो अगर सिर्फ आप इंसानों पे ही काम कर रहे हैं और आप एक अफराद पे अगर सिर्फ आप अफराद पे काम कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे तो सिस्टम नहीं बना रहे या इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहे, तो ऑब्वियसली वो एक हद तक तो कर सकेगा, लेकिन फिर उसको एक इकोसिस्टम तो ग्लास सीलिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगे उसके बाद। सो आपके ख्याल में इसको कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है कि यानी हम लेट से किसी को मोटिवेट भी कर लें, किसी को कोच भी कर लें, लेकिन जब वो जाता है वो कहता है यार मतलब सभी लोग अलग, सिस्टम सपोर्टिव नहीं, हाँ सब सिस्टम सपोर्टिव नहीं। जैसे मैं ना रैंडम ट्रेनिंग से भी बड़ा परेशान होता हूँ कि यार आपने हर डिपार्टमेंट से 2-2 बंदे बुला लिए, उनको हमने परफॉर्मेंस एक्सलेंस पढ़ा दी, प्रोडक्टिविटी पढ़ा दी, अब वो जाके देख रहे हैं मेरे डिपार्टमेंट में 30 लोग तो अलग हैं, वो मिसफिट हो गए, अब वो करेगा तो लोग वो अगले नहीं कर रहे हैं। सो हाउ यानी हेयर आई बिलीव के कंसल्टेंट की या एक थॉरोली पूरी इदारे को लेने की इंपॉर्टेंस है, तो उस पर आप थोड़ी सी अगर रोशनी डालें। जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगी तो काम नहीं होगा। हमें समझने की ज़रूरत है, मोटिवेशन की हमने बात की, ट्रेनिंग की कोचिंग से, कोचिंग और कंसल्टिंग की भी आपस में इंटीग्रेशन होने की ज़रूरत है। कोच ये बात समझे और उस कोची को बताए कि सर देखें आप CEO हैं, आपकी पर्सनल हैबिट्स मैंने ठीक कर दी हैं, या आपको मैंने हेल्प किया है उस तक पहुंचने में, एंड यू हैव डन दैट, बट यू नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज दिस थिंग। फॉर एग्जांपल अटेंडेंस मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, जस्ट सेइंग, यानी हम चाहते हैं कि लोग वक्त पे आया करें, तो उसका एक सिस्टम है। नंबर 1 आप उनको तालीम देंगे, तरबियत देंगे। तालीम और तरबियत में फ़र्क है। तालीम का मतलब है कि आपको अच्छा बुरा जान लें, अच्छाई अच्छी लगने लगे, बुराई बुरी लगने लगे, ये तरबियत है। तो तालीम और तरबियत में फ़र्क नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 आप उनको फैसिलिटेट करेंगे थ्रू टूल्स। सो आप मिसाल के तौर पे अगर इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात करें, सो हम कहेंगे जी आप सब लोगों को आपने सिखा दें कि लेट कैसे नहीं होते, उसके पीछे क्या पोनीज़ हैं, क्या मिसकंसेप्शंस हैं, उससे कैसे दूर होना है, टाइम एस्टिमेशन कैसे करनी है, बफर कैसे रखना है। अब मैं एक इदारे में था, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने वहाँ पे एक्सरसाइज की, सबका नाम लिखा, किस इलाके से आता है, ट्रैवल में कितना टाइम लगता है, कितना बफर होना चाहिए, ये लिख के, और फिर देखा कि आपने ऑफिस कितने बजे पहुँचना है। वहाँ पे ऑफिस सुबह 7:30 बजे स्टार्ट होता था, तो फिर लिखा कि आपके घर से निकलने का वक्त क्या है, बफर इंक्लूड करके। सो अगर किसी का 30 मिनट था और बफर डाल दिया, तो उसका मतलब ये है कि आपको 6:55 पे घर से निकलना चाहिए। बफर मींस मार्जिन ऑफ टाइम। अब वो अगर लेट हो रहा है और ऑफिस पहुंच रहा है,
तो उससे पहला सवाल ये हो रहा है कि आज आप घर से कितने बजे तशरीफ लेके निकले थे। सिस्टमैटिकली पता चलता है कि अच्छा 3 मिनट लेट हुए थे, तो अब वो 3 मिनट इंप्रूव कर लें, उसके लिए क्या किया जा सकता है एक्सेट्रा। तो आपने ये काम पूरी एक्सरसाइज कर ली, प्रैक्टिस की आपने कॉन्स्टेंटली, जो लोग इस पे अमल कर रहे हैं उनको आपने अप्रिशिएट किया थ्रू एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, स्टार ऑफ द मंथ, कोई रिकग्निशन, तालियां, दुआएं, एनीथिंग कैन बी डन, जिससे उसको एक पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिवली आप उसको इम्पैक्ट कर सकें। वो भी ना हो तो फिर आप उसके साथ अकेले बैठे 1-on-1 कोच के साथ, भाई व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं हो पा रहा है। हो सकता है उसका कोई बहुत ही जेन्युइन रीजन हो, बहुत ही जेन्युइन रीजन हो, फिगर आउट हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता तो ठीक है। इंसानों को कवानीन पर कुर्बान नहीं किया जाएगा, इस तरह के कवानीन पर। लास्ट में है कि आप उसको पीनलाइज करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं, बस तनख्वाह कटेगी। एंड आई नो पीपल आई हैव वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, नौकरियाँ और बिजनेस तो बहुत किए हैं, तो वो उसको क्लियरली पता था। मिसाल के तौर पर उसका नाम हमीद था, जस्ट सेइंग, तो हमीद से मैं कहूँ यार अल्लाह के बंदे रोज़ लेट, कहते हैं भाई मैंने ये तय कर लिया है कि इतनी सैलरी मेरी हर महीने कटेगी, तो मैं चिल करता हूँ ना यार मैं क्यों टेंशन लूँ। तो सिर्फ पीनलाइजेशन मसले का हल नहीं है, यू नीड टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम इन प्लेस। ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये कि उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर आपने उसको रिगरसली प्रैक्टिस कर लिया, घरों में सिस्टम्स उस तरह से तो इम्प्लीमेंटेड मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होते, मूड पे चल रहे होते हैं। कुछ घर हैं जहाँ पे होते हैं, भाई मिसाल के तौर पे हमारे घरों पे भी कोई ना कोई डेडलाइंस होती हैं। हमारे घरों में शराब नहीं पी जाती अल्हम्दुलिल्लाह, सूअर नहीं खाया जाता, सूद नहीं खाया जाता अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से घरों में झूठ नहीं बोला जाता, और वो रेड लाइन है। हमें याद है 9 बजे के बाद हम घर से बाहर नहीं रह सकते थे, ग्रेजुएशन में भी हमारे अब्बा वाज 9 बजे के बाद बाहर का मतलब है कि नॉट अलाउड। तो कुछ घरों में होता है, कुछ में नहीं होता। वर्क प्लेसेस में इसको इंप्लीमेंट करना निस्बतन आसान है, बिकॉज लोग आर यूज्ड टू ऑफ हैविंग सर्टेन रूल्स एंड ऑपरेशन प्रोसीजर्स इन प्लेस। इस इंस्टीट्यूशनलाइज करने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है ना। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया और हमने उनको आइडिया दिया और उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट भी किया। कुछ आइडिया उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और कुछ अभी मजीद होना बाकी है, बातचीत चल रही है। सो जस्ट इमेजिन के सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो लोग के जो सुबह और शाम में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो उनके लिए बहुत सारे फ़ज़ाइल और इनामात का जिक्र है। अब एक है कि आप सुबह और शाम में कर लें, और एक है कि आप इस पूरी प्रैक्टिस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें। एंड दैट आई गॉट इंस्पायर्ड बाय दी ISO और ये जो सारे स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं आसपास में। सो आपने मिसाल के तौर पे एक इदारे को कहा कि जी आप कितनी तनख्वाह देते हैं, उन्होंने कहा जी हम इतनी तनख्वाह देते हैं, कितने एम्प्लॉइज़ हैं, 20 एम्प्लॉइज़ हैं मिसाल के तौर पे। यार क्या मुमकिन है कि आप इनकी 600 रुपये पर हेड सैलरी बढ़ा दें। अच्छा जी बढ़ा दें, और पूरी टीम को बैठाया, थोड़ी सी बातचीत की, मोटिवेट किया उनको, और फिर उनको कहा कि यार हाउ अबाउट कि सुबह और शाम के सदक़े के ये बेनिफिट्स हैं, और ये मेन गेट के पास ना ये एक चंदा बॉक्स है, और इसका चंदा आपके इस इलाके की मस्जिद में या मदरसे में या जहाँ भी आप खैर के काम में, यतीम खाने में करना चाह रहे हैं इन्वेस्ट वो करेंगे। तनख्वाह हम आपकी बढ़ा रहे हैं, इस शर्त के साथ नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं और हम हिस्सा डाल रहे हैं। रोज़ाना सुबह भी सदका दें, शाम को भी दें, सुबह भी दें, शाम भी दें। जब आप गेट से आएँ तो पहले सदका दें, फिर जाएँ, जब वापस आ रहे हो तो पहले सदका दें, फिर ऑफिस से बाहर आएँ। रोज़ाना करें। 600 रुपये जब आप तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, उसमें से भी 5 रुपये सदका सुबह दें, 5 शाम दें। अगर आप 30 दिन भी आते हैं तो आपके 300 रुपये यहाँ लगेंगे, बाकी 300 रुपये अपने घर में दें। अपनी फैमिली पूछ लें कितनी है, 5 फैमिली मेंबर्स हैं, उन एक रुपये के सिक्के ले लें मुश्किल काम तो नहीं। सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम करना शुरू करें। अगर उन बच्चों की हैबिट डेवलप हो गई और उन्होंने उसको रिगरसली अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर दिया आगे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास 100 एम्प्लॉइज़ हैं और 5-6 लोग भी अगर एवरेज घर के हैं तो 500-600 लोग ये हो गए, इदारा हो गया। उस इदारे में भी खैर बरकत आ रही है, उनके घरों में भी खैर बरकत आ रही है, चैरिटी के कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। नो दिस इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ थिंग। और इस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर लिया आपने, ठीक है। ये चेकलिस्ट होगी घर में, ये स्टिकर ले लें, ये घर में जाके फ्रिज पे लगा दें, ठीक है, इस बॉक्स के साथ तारीख लिखी हुई है, टिक करना है, 1 2 3 4 स्टार बनाना है, कुछ भी। ऑफिस में इस पूरे प्रोसेस को आपने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया और अब आप इसको स्केल कर दें। तो हम एक फ्रेमवर्क है जो हम पढ़ाते हैं अपनी कंसल्टिंग में ना, सोसाइटी का फ्रेमवर्क हमने डेवलप किया है। स्टैंडर्डाइज करें चीज़ों को, ऑप्टिमाइज करें, स्केल कर दें। अब इस एक काम से, सदका एक काम है ना, इसको अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट मेरा ख्याल है कि शायद सुपर्बली अमेजिंग हो सकता है बहुत सारी डायमेंशंस में। तो इसी तरह से बाकी चीज़ों को भी अगर हम इंस्टीट्यूशनलाइज करना शुरू करते हैं इस्लाम की प्रैक्टिसेस को, जैसे हम अभी ऑफ कैमरा भी मिसाल के तौर पर बात कर रहे थे, हम ही चाहते हैं कि खैर व बरकतें हों हमारे पास, और ये भी हमें पता है कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। और बाकी हर चीज़ इसके अंडर में जो आएगी वो मकबूल है, जो नहीं आएगी वो मकबूल नहीं है, जो हमने सीखा है, जो हमने समझा।
इसका मतलब है आपका इदारा भी अल्लाह की इबादत के लिए होना चाहिए। अल्लाह की इबादत का मतलब है 100% obedience with extreme love. This is इबादत। आपका इदारा इज टू ओबे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसका मतलब ये कि कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, जो एक सदके का एक मिसाल दी मैंने आपको। तो क्या ये मुमकिन है कि एक इदारा हो जो कि 10 इदारों की मार्केटिंग को शरिया कंप्लाइंट कर दे? मुमकिन है, और इदारे इस पे काम कर रहे हैं। अल-नाफे इस पे काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पे। अल-मुस्तकीम इस्लामाबाद में कंपनी है, वो काम कर रही है, से मेरी इंटरेक्शन हुई। अल्लाह उनको बहुत इज़्ज़तों बरकतों से नवाजे। असादिक हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, सरफराज भाई, वो इस प्रोजेक्ट को हेड करके चल रहे हैं। साथ में मुफ्तियान इकराम भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, PhDs भी हैं, अल-मिसबाह है मिसाल के तौर पे, और भी इदारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। ये सारे इदारे आपस में इंटीग्रेट करें, कोलैबोरेट करें। मार्केटिंग के 50 कंपनीज की मार्केटिंग को देख लें, स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। HR के, जिसको HR लोग कहते हैं, शरिया स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे मार्केटिंग के लिए। क्या प्रोज हैं, क्या कौन सा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। HR, जिसको लोग HR कहते हैं, हम तो उसको HR नहीं कहते। ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता, ह्यूमन एसेट होता है, या ह्यूमन होता है बल्कि, और कुछ भी नहीं होता। तो हम उसको पीपल एंड कल्चर कहते हैं। उसके कर दिया ऑलमोस्ट कुछ 17 बिजनेस फंक्शंस हैं। एक 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 करके आपने उसके, कुछ के एक ने इदारे ने किए, कुछ दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, कोलैबोरेट करें, लॉन्च करें शरिया स्टैंडर्ड्स। क्या चीज़ है जो कि आपको रोक रही है? हलाल स्टैंडर्ड्स नहीं थे इससे पहले पाकिस्तान में, अब है। किसी की मेहनत है ना, मुफ्ती शाहिद साहब की और उनकी टीम की, अल्लाह उनको इज्जतों बरकतों से आफियतों से नवाजे। जामिया रशीद के पढ़े हुए कमाल काम किया उन्होंने। पहले आप दूसरे मुल्कों से लेते थे, अब आपके पास अपने स्टैंडर्ड्स हैं। क्या ऐसी चीज़ है? कोचिंग में हम क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं इन हजरात से क्वेश्चन करता हूँ, जब हम ज़रा थोड़ी सी उनसे एक लेवल पे डेवलप हो जाते हैं और बात करते हैं, तो हम कहते हैं यार व्हाट एग्जैक्टली इज दैट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम बीइंग दैट ऑन दैट स्टैंडर्ड? ठीक है। क्या हमारी माओ ने मर्द नहीं जने? क्या हमारे पास अक्ल व शऊर की कमी है? क्या हमारे पास स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं, या प्रोसेसेस के लोग नहीं हैं, या शरीयत के लोग नहीं हैं, उसको समझने वाले लोग नहीं? व्हाट एग्जैक्टली इज दैट स्टॉपिंग अस? एक बड़ा विजन, उस पूरे काम को स्टैंडर्डाइज करें, ऑप्टिमाइज करें, स्केल करें, इंटीग्रेट करें। 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, हो जाएगा ना यार, डू इट। तो इसका इंपैक्ट जो है ना, दैट इज वेरी पावरफुल। अगेन दिस कैन नॉट बी डन अनलेस, ये अफराद पर खड़ा हुआ है ना, वो अफराद अपनी जाती कैपेसिटी में ही अगर प्रोडक्टिव नहीं है, नथिंग कैन बी डन। तो कोचिंग का अपना एक इम्पैक्ट है और वो बहुत पावरफुल है, और ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टिंग अपना एक इम्पैक्ट है, प्रोवाइडेड कि ये दोनों इंटीग्रेशन में चलें। एक फिनोमेनन है हमारे यहाँ कि भाई फोकस काम जो होता है ना, वो सिर्फ हाइपर फोकस ही इज द ओनली फोकस। लोग ये बोलते हैं भाई हाइपर फोकस से मुराद मैं अकेला बैठा हूँ और मैं 2-3 घंटे बहुत फोकस स्लॉट्स में काम कर सकता हूँ। देयर इज अ बुक नेम्ड हाइपर फोकस, वो उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करता है। वो कहता है 2 किस्म के फोकस है, हाइपर फोकस है और स्कैटर्ड फोकस है। ठीक है, यानी आपके बैक ऑफ द माइंड यू विल बी फोकस्ड, लेकिन आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट आपको बैठने में मसला है। और होता है बचपन से लोगों को, तभी पढ़ाई नहीं कर पाते टाइप, और उसमें फर्क पड़ता है। अब मैं मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, कुछ कोचीज हैं, क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने जो कारनामे किए ना, वो मेरे नज़दीक ऐसे कारनामे करने वाले लोग मुझे मिले नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दीन के एतबार से भी, और मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब यानी बहुत ही नेक्स्ट लेवल ना। अपनी पूरी जायदाद लगा दी दीन के लिए, मतलब इट इज़ समथिंग बिग ना। और फिर जीरो से एकदम से उठे, बिजनेस किया, एक बहुत यानी ख़तरनाक किस्म की बीमारी, ऑटो इम्यून इस किस्म की बीमारियों से लड़ रहे हैं। बट दे हैव द इशू दैट दे कैन नॉट सिट, they cannot sit for a longer period. But at the same time they are highly productive in other aspects. ठीक है, बिजनेस करने में, पब्लिक डीलिंग में, सब में, और वो बहुत फोकस है उधर जो उन्होंने चीज़ें डिलीवर की। यू कैन नॉट, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ टू डू 1% ऑफ व्हाट दे डिड। तो मैं उनको कहता हूँ यार आप क्यों इस डिप्रेशन में आ रहे हैं कि मैं फोकस नहीं हूँ? यार छोड़े यार, जो फोकस है वो कभी आप तक नहीं पहुँच सकते वो बंदे। एंड अल्लाह हैज मेड यू लाइक दिस, सो be it ना यार। And you need to have the definitions right in places. Definition right, because there is a huge जैसे एक जो बड़ी वॉर है कॉजेशन और इफेक्चुएशन की, अब उसमें जो पोलर साइड के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, यू नीड टू इन्विजन एवरीथिंग फॉर 100 years। और कॉजेशन और इफेक्शन क्या है? कॉजेशन मीन्स के आप एक लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, ठीक है, और फिर आप उसके लिए मीन्स एंड रिसोर्सेज को फाइंड आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहीं मैं बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, हाँ, रोड खत्म करूंगा, ये इस किस्म का बड़ा, और विदाउट कंसिडरिंग योर करंट रियलिटीज। अच्छा, और इफेक्चुएशन इज द बर्डन हैंड, मेरे हाथ में क्या है, मैं उस पर अभी क्या काम कर सकता हूँ, कल जब आएगी तो देखी जाएगी। बट देयर इज समथिंग इन बिटवीन।
सही ना। जैसे अभी रिसेंटली एक सफ़र में तुर्की का सफ़र था, वहाँ एक लड़के से बड़ी ज़बरदस्त एक कॉन्वर्सेशन हुई। उसके बाद एक किताब थी कैरेक्टर ट्रेड्स पे, वो मेरे मेंटोर को भी उसने पढ़ाई, फिर मैंने भी उससे एक दिन लिया। तो उसने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। उसने बोला देखें, जो बुज़दिली है ना उसका अपोजिट शुजाअत नहीं है, उसका अपोजिट बार्बरिज्म, यानी वो है ना कि आप बिल्कुल जाहिराना है। हाँ, अपोजिट क्या है, क्योंकि बुज़दिली में क्या है कि आप बिल्कुल ही अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे, और उधर क्या है कि आप बोलते हैं मैं हर चीज़ के आगे खड़ा हो जाऊंगा, जाहिराना। बट शुजाअत इज समथिंग इन बिटवीन, कि मैं अल्लाह की हुक्म में रहते हुए खड़ा हूँगा। इसी तरीके से उन्होंने कहा बेवकूफ़ी का अपोजिट हिकमत नहीं है, बेवकूफ़ी का अपोजिट मे बी किबर वाला इल्म हो, कि बंदा बोले मैं आई एम द ओनली वन हु इज़ राइट। तो हिकमत इज समथिंग दैट यस आई हैव माई ओन पर्सपेक्टिव, लेकिन मैं और चीज़ों को भी तो देखूंगा क्या, यानी देयर कुड बी टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड बोथ आर राइट। बल्कि अभी रिसेंटली मेरी एक कॉन्वर्सेशन हुई, तो वो कहीं पे मैंने लिख दिया था अपने किसी ट्रेनिंग मैनुअल में कि एक्सीलेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं इस्लाम में, वो वर्ड परसुइंग है बट दे आर इम्पॉसिबल टू अचीव, क्योंकि स्टैंडर्ड साहब हैं और कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं साहबा तक पहुंचा। तो मुझे किसी ने काउंटर किया, उन्होंने कहा कि भाई वो तो आयत है ला युकल्लिफुल्लाहु वाली ना, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो इम्पॉसिबल है। इट कुड बी हार्ड टू अचीव बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। देन आई कंसल्ट एन आलिम, तो उन्होंने पहले मेरी बात को लिया। उन्होंने कहा देखें आपने जो बात की, इट इज़ इन योर ओपिनियन यू वर राइट, योर अंडरस्टैंडिंग वाज राइट, एंड जो उन्होंने आयत पेश की ही इज़ ऑल्सो राइट। तो उन्होंने कहा बट द हिकमत वुड बी कि आप इसमें मोस्ट डिफिकल्ट ही यूज़ कर लें, ताकि क्योंकि अल्लाह का और बंदे का मामला है ना, और इट्स अगेन हाउ यू डिफाइन एक्सीलेंस। फॉर सम एक्सीलेंस इज एक बंदा क्या बेस्ट कर सकता है, एंड आई वॉज टेकिंग द डेफिनेशन के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सीलेंस क्या है जो साहबा ने करके दिखाया। सो वी बोथ वर फॉलोइंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, बट वी नीड टू हैव, कहते हैं ना, ओपन हार्ट के एक्सेप्ट यार ठीक है यार ये पर्सपेक्टिव भी है दुनिया में, और उनको छोड़ दें उस पर्सपेक्टिव वालों को। लोगों ने तुम ठीक कर रहे हो, काम कर लो, अनटिल तुम कोई हराम काम नहीं कर रहे या कोई बड़ा डैमेज नहीं आ रहा। बट अगर आप अपोज करेंगे हर चीज़ को, तो 1+1 अपोज ही करता जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। काम क्या होगा। एक और चीज़ है, जैसे हमने मोटिवेशनल स्पीकिंग पे तो बात की, लेकिन इसी तरीके से लोगों को ना एक रुझान ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ा पिछले आफ्टर कोविड, जब से डिजिटल स्किल्स की बहुत बात होने लगी कि यार स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री नहीं है। और चलें यहाँ तक बात है कि आप अपना ओपिनियन रखते हैं एक साइड, लेकिन अगेन फिर पोलर साइड हुई बात, और यहाँ तक कि फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की तज़हीक होने लगी। बहुत हमने देखा कि जो ना यार ये तो बस बातें कर रहे हैं, इन्होंने तो खुद कुछ नहीं किया, तो ये क्या। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि चूँकि आपका एक्सपीरियंस दोनों साइड का रहा है, एजुकेशन साइड का भी और हार्ड कोर डेवलपमेंट वाली साइड की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी रहा, आईटी का भी रहा। सो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या ये ठीक है कि सिर्फ स्किल्स होनी चाहिए, और क्या वो बेचारे प्रोफेसर्स जो यानी क्योंकि एक बिजनेसमैन खुद नहीं बढ़ा सकता ना कि वो क्या कर रहा है, तो वो जो जाके रिसर्च करते हैं और चीज़ों को लेकर आते हैं, लोगों को बताते हैं, और ये दुनिया भर में होता है, कोई पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा, और लोगों तो उसकी बड़ी इज्जत करते हैं दुनिया भर में कि यार इन्होंने इतना काम किया। तो उस पर मैं चाहता हूँ थोड़ी सी रोशनी डालें। उसमें जो बात मुझे उमैर भाई समझ आई ना, और हमारे हाजरीन और सामीन जो देख रहे हैं इसको, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इदारा हो, जब तक उसके सारे पार्ट्स एक सिंक्रोनस वे में काम नहीं कर रहे होंगे, गाड़ी नहीं चलेगी। चाहे वो गाड़ी हो, साइकिल हो, जहाज़ हो, इदारा हो, कुछ भी। बिल्कुल इसी तरह से स्किल्स की जो लोग हार्डकोर बात करते हैं ना, स्किल की बात होनी चाहिए। तो देयर आर टन्स ऑफ ह्यूमन डूअर्स इन दिस वर्ल्ड, टन्स ऑफ ह्यूमन डूअर्स। देयर आर वेरी फ्यू जो कि ना बिगर पिक्चर को भी देख सकते हो। सो हमने ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम करते हैं, टेक्निकल लेवल पे बहुत सारे लोग काम करने को तैयार होते हैं। सर काम बताएं, काम भाग के काम करेंगे, वॉलंटियर होंगे, पेड स्टाफ होगा। उसको ये नहीं पता कि यार इस पूरी जद्दोजहद का इम्पैक्ट क्या निकल रहा है महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल बाद। एंड यू कैन नॉट रीड द लेबल इफ यू आर इनसाइड द बॉटल। इसमें हमने बात की, तो यू नीड टू स्टेप आउटसाइड ऑफ द गेम। उसमें कुछ लोग हैं जो कि टेक्निकल लेवल पे चलने वाले होते हैं, बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ कि चेस सीखनी चाहिए। मोहरे होते हैं, देखने में लगता है कि यार ये तो एक चाल चल सकता है, 2 मैक्सिमम 1 या 2 चल सकता है, लेकिन बाज़-औक़ात किसी बहुत बड़े मोहरे को तंग करने का या परेशान करने का काबिल हो जाता है, और बाज़-औक़ात उनकी कुर्बानी दे के आप बड़ी चालें चलते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसे ही होता है।
सो मैंने एक मिसाल तो अपने क्लाइंट के साथ काम किया, हमने टीयर 2 टीयर 3 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को उठाया और मल्टीपल तजुर्बा हम करना चाह रहे थे, और हम देखना चाह रहे थे कि यार लांटी में रहने वाला और साइट एरिया में और एफ एरिया में रहने वाला, मिसाल के तौर पे सर सैयद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा, फेडरल उर्दू कॉलेज का पढ़ा हुआ बच्चा, अगेन खुदा खास्ता में इनकी कोई तज़हीक नहीं करे, सिर्फ एक बात समझाने के लिए कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, ऑप्शंस नहीं है एक्सेट्रा। सो मैंने कहते हैं टीयर 2 टीयर 3 यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, वहाँ से हमने बच्चे उठाए, NED से भी बच्चे उठाए, हमने एपटेक से भी उठाए, और हमने कोई कोटा नहीं रखा। हमने कहा ये टेस्ट है, इस टेस्ट को आप पास कर लें, इफ़ यू नेल इट तो यू आर इन द इंस्टीट्यूशन, आप आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को ऑनबोर्ड कर लेंगे, हायर कर लेंगे। प्रोसेस से लोग आए, NED के टॉप नॉच लोग हमारे पास आए, जिनको देख के आप बता सकते हैं कि ये बंदा गुरु है या बंदी गुरु है, ज़बरदस्त। एपटेक के भी लोग आए एक्सेट्रा। अब जब उन्होंने काम किया तो शुरू में हमें लगा कि यार कुछ चीज़ों में ये डिग्री होल्डर्स आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड, और कुछ चीज़ों में जो जिसको हम स्किल्ड वर्कर्स कहते हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। हमने कहा ओके, वहाँ पे भी हमने कुछ KPIs के जरिए से उनकी कुछ परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर लिया, और फिर हमने कहा कि असल मज़ा तो आएगा जब आप इनको एम्प्लॉय करेंगे किसी जगह पे, स्टाफ ऑगमेंटेशन करेंगे इनको कहीं पे, ये लोग कहीं पे हायर होंगे, और वो भी हायरिंग के प्रोसेस में भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, और हायरिंग के बाद जो फीडबैक आया उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखी। तो हमें पता ये चला कि अगर आपने कोई बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक फेसबुक बनानी है आपने, जस्ट सेइंग मिसाल के तौर पर, उसका कोई एक फीचर डेवलप करना है, तो बहुत मुमकिन है कि आप किसी डूअर को उठाएं जिसकी कोडिंग बहुत अच्छी है, हो सकता है उसने मैट्रिक पास किया हुआ हो, डिग्री ना की हो, एज एन 4 साल वाली डिग्री या 6 साल वाली वट दैट इज, वो ना की हो, और वो उसको फिक्स कर दे और जल्दी फिक्स कर दे। मेक सेंस। सो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कह रही थी कि अगर कोई छोटा मोटा फीचर फंक्शन डेवलप करना है तो डूअर को पकड़ते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है, वो जल्दी कर देता है, नखरे नहीं करता, क्वेश्चंस नहीं करता ज़्यादा, ये क्यों है, ये पीछे जाके कहाँ इंटीग्रेट होगा, इसका आर्किटेक्चर में क्या फ्रेमवर्क है। और अगर आपने कोई एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाना है या एक बड़ा फंक्शन डेवलप करना है जिसमें आपको आर्किटेक्चर भी चाहिए, जिसमें वो आर्किटेक्चर किसी दूसरी चीज़ के साथ इंटीग्रेट भी होता हो, वो आगे भी कम्युनिकेट करता हो, पीछे भी एक्सेट्रा, या उसकी मल्टीपल लेयर्स हो, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ के साथ वो कोलैबोरेट कर रहा हो, तो उसके लिए फिर आपको एक सीनियर बंदा चाहिए होता है, या वो बंदा चाहिए या वो बंदी चाहिए होती है जिसकी बेसिक्स क्लियर होती हैं, उसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। सो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब हमने काम किया और जब उनको एम्प्लॉय किया तो पता चला बड़ा अगर एक प्रोजेक्ट है तो उसमें उनको फिर मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ वाज रिक्वायर्ड। तो दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, शर्त यह है कि वो दोनों इंटीग्रेशन में साथ चलें। हाउएवर बैलेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। सो अगर हम कहेंगे कि सिर्फ स्किल आप कर दें और उनको फाउंडेशंस ना दें, दैट इज आई डोंट थिंक दैट इज अ वाइज अप्रोच। बल्कि इसको मैं अगर यूजलेस भी कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। अगर बिल्कुल आप कहेंगे बस ये एक इंतहा है और ये ही दुनिया है, दैट इज रॉन्ग। सेम को मैं कहूँ सिर्फ डिग्रीज और लंबी लंबी पढ़ाइयाँ, तो दैट इज रॉन्ग अगैन। यू नीड टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। इनको भी इनकी बात समझनी चाहिए, इनको भी इनकी बात समझनी चाहिए, सेम पेज पे आना चाहिए और इंटीग्रेशन के साथ काम करना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो क्योंकि आपने एक एलिमेंट तो कवर किया कि दोनों को बैलेंस होना चाहिए, और जो ये एक परसेप्शन बन रहा है जो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए भी बना हुआ है लोगों का, जिस पे हम एड्रेस कर चुके हैं चीज़ को, और एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के लिए जो बना हुआ है कि यार दे हैवंट डन एनीथिंग एंड दे आर टीचिंग सिग्निफिकेंटली डन, जिसको हम कहते हैं। हाँ, देखिए इस मिथ को अगर हम डीबंक करते हैं ना, या इस पोनी को अगर हम चाहें कि निकल जाए, तो इसको इस तरह से समझते हैं कि हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। ठीक है। बादशाह अपने बच्चों की तरबियत के लिए अतालीक मुकर्रर करते थे, और वो अतालीक होते थे जो कि उस बच्चे को बादशाह बनने में हेल्प करते थे, और वो खुद कभी बादशाह नहीं थे। ठीक है। तो बादशाह में और बादशाह घर में फर्क होता है ऑब्वियसली। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको प्रोडक्शन करते हैं, आप ये माइक बनाते हैं तो इस माइक की एक डाई है, वो डाई कभी भी माइक नहीं हो सकती लेकिन उस डाई से जो चीजें निकलेंगी वो माइक होगी, प्रोवाइडेड कि वो डाई ठीक है, उसका मेंटेन रख रहे हैं, प्रोसेस से गुजार रहे हैं एक्सेट्रा। हैविंग सेड दैट, कुछ टीचर्स की मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है और कुछ मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है समझने की, या पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। टीचर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करें इंडस्ट्री के साथ इन टच रहें। और अब इस पर इतनी डिबेट और इतनी डिस्कशन हुई हैं, और मैं समझता हूँ अगर मुझसे आप पूछे ना सच्ची बात, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो पूरी डिबेट और झगड़ा था ना, ये अच्छा था। उसकी वजह ये है कि इंटीग्रेशन नहीं है, एकदम इंटीग्रेशन नहीं है, और एक अच्छा था इस तरह कि आपके पास अब बैलेंस ग्राउंड आ गया ना। ऑब्वियसली। अच्छा, बैलेंस इटसेल्फ इज अ रिलेटिव थिंग। आपके बैलेंस में मेरे बैलेंस में फर्क हो सकता है, 5 साल के बच्चे के बैलेंस में 50 साल के इंसान के बैलेंस में फर्क हो सकता है। जब तक ये इंतहा थी बिल्कुल ये ही बस दिस वाज द रियलिटी, तो एक और रियलिटी आई, उन्होंने कहा दिस इज द रियलिटी,
तो लोगों ने फिर सोचना शुरू किया कि नहीं यार एक काम करते हैं, कुछ दरमियान की चीज़ कर लेते हैं। तो ठीक है, आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखें ना, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह खैर इज़ हैपनिंग। हाउएवर हमें उसमें इतना मुतशद्दद होके और इतनी एक दूसरे के खिलाफ इतनी ज़्यादा बदजुबानी और वो नहीं करनी चाहिए कि हम एक दूसरे को मिलने जुलने से ही जाएं। क्योंकि एक और बात जो मैं समझता हूँ ना, मैं मुश्किल से समझ में आई, वो ये कि एक इंसान और उसका आइडिया दो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। एक इंसान के 5 आइडियाज़ हैं, 4 आइडियाज आप इतफाक ना करते हो सकता है एक से इतफाक करते हो, इसका मतलब नहीं कि वो बंदा 80% बुरा है यू नो इट्स। तो वो इंसान अलग है, उसका आइडिया अलग है, और बहुत सारे लोग रुजू करते हैं अपने आइडिया से, सोचने का अंदाज है ना, और ये तनव्वुर, और इससे मैं समझता हूँ कि खूबसूरती है दुनिया की। तो टीचर्स को भी ये चाहिए कि वो इंडस्ट्री के साथ राब्ते में रहें, और वो अब हो रहे हैं राब्ते में। आई हैव सीन पीपल अल्हम्दुलिल्लाह। और इंडस्ट्री के लोगों को भी चाहिए कि यार वो एकेडमिया के साथ बातचीत में रहें और उन तक अपनी बात पहुंचाते रहें, बार बार दस्तक देते रहते ना, दरवाज़ा खुल जाता है। सो कंसिस्टेंसी इज द की। जबरदस्त। अच्छा कामरान भाई, एक और मेरा सवाल है, क्योंकि माशाल्लाह आप प्रैक्टिकल साइड पे हैं और कंसल्टिंग के बाद तो बहुत ज़्यादा है। एक तो जो मुझे भी जो कुछ इख्तलाफात होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर से या ट्रेनर से, मैं बहुत बिल्कुल बुरा नहीं समझता, लेकिन पता चल जाता है कि कहाँ किताबी बात हो रही है, कहाँ सिर्फ किसी और की सुनी हुई स्पीच को रीफ्रेज किया जा रहा है। और आई ऑलवेज क्वेश्चन कि यार चलो आपने कुछ ना भी किया हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप खुद कोई बड़ा बिजनेस बिल्ड किया हो, लेकिन आप जो बात कर रहे हो उसके पीछे एविडेंस होनी चाहिए, इट शुड बी एविडेंस बेस्ड। मैं ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स को जानता हूँ, आई होप के लोग नहीं पहुंचेंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ, कि वो थोड़े रिलीजियस भी हैं। वो जब बात करने खड़े होते हैं तो उन्होंने कहा कि जो ना कि ये जितने भी अमेजोन है और ये सब लोग हैं, ये दे आर इंटरेस्ट फ्री बिजनेसेस, और हम भी चाहते हैं पाकिस्तान में। एंड आई वाज लाइक कि यार इतना बड़ा क्लेम, मतलब ये बहुत बड़ा। आप ये कहें कि मैं जो कर रहा हूँ वो इंडस्ट्री है, तो चलो समझ में आती है, सबके लिए तो ट्रू, कैटेगोरिकल तो चीजें नहीं करनी चाहिए, है ना। एंड पीपल आर फॉलोइंग, क्योंकि वो कोई बिजनेस लॉन्च करे तो उन्होंने कहा हम भी चाहते हैं कि हम लोगों को हलाल रोजगार है। सो दैट्स अनदर थिंग। सो माय क्वेश्चन इज के ठीक है, विजन की, गोल्स की, इनकी इंपॉर्टेंस है, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन एग्जीक्यूशन की या उसके ऊपर रेगुलरली काम करने की, उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे की बात आई वो ईडन एंड हैरो बोर्डिंग स्कूल्स की, या इलॉन मस्क को अगर आप देखें तो उसने मल्टीपल गोल्स, बहुत डिसरप्टिव पेपाल यानी रिप्लेसमेंट ऑफ कार्स, और फ्यूल को रिप्लेस कर दिया, और ट्रू वो स्टारलिंक ले आया, सैटेलाइट इंटरनेट, अब स्पेस एक्स पे काम, फिर बोरिंग कंपनी, और जैसे आप भी कभी आपने ऑफ द कैमरा बताया पेपाल माफिया थी पूरी, जो ये सारे इस ग्रुप का नाम है पेपर माफिया, तो इट कैन बी इजीली रिसर्च एंड ऑल। उन्होंने डिस्ट्रप्टिव चीजों पे काम किया, बट वो कोई एक विजन से चिमटे हुए नहीं थे। ठीक है, सही ना। और उन्होंने कहा बस हमने डिस्टर्ब करना है, सही ना। इसी तरीके से रिलीजियसली भी आप देखें तो कुछ तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं वर्ड्स, ओनली वन विजन और ऑफिस। मैं इसमें भी कह रहा हूँ इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल, लेकिन अगर आप देखें कि भाई विजन है, जैसे अभी हमारी एक उस्तानी है शिरीन नकवी साहिबा, तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक बात समझाई थी। उन्होंने कहा देखिए विजन माइनस एक्शन इज इक्वल टू शेप। ठीक है, आप ख्वाब देख रहे हैं, यू डोंट टेक एक्शन, ठीक है, ये जो रिक्वायर्ड है उतना एक्शन आप नहीं लेते। ठीक है। तो दूसरी बात वो कहती थी कि एक्शन माइनस विजन इज इक्वल टू, बहुत कॉमन वर्ड है पाकिस्तान में, खोता, यानी एक यानी इन जनरल के उसको पता नहीं हो किस जा रहे हैं ना, मेहनत किए जा रहे हैं, किए जा रहा है, हिमार भी कह सकते हैं आप उसको। एंड सक्सेसफुल पीपल आर दे हैव एक्शन, दे हैव विजन एंड दे हैव एक्शन। और मैं भी ये समझता हूँ पाकिस्तान में दोनों किस्म के लोग हैं, और तीनों किस्म के, ऐसे भी नहीं कि एक्शन भी है विजन भी है, तो एक्शन भी है विजन भी है, और कुछ के पास एक थोड़ा ज़्यादा है, दूसरे में थोड़ा शायद लैग करते हो। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि चूँकि आपने बहुत सारे विजनरीज के साथ चले ना, ऑन इन फर्स्ट हैंड नॉलेज भी आपके पास, जैसे डॉक्टर बारी के साथ आपके बहुत एक्सपोजर है, टाइम लेंडर्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। सो इज इट अ कॉम्बिनेशन, सही ना, या इसमें कोई चीज़ ज़्यादा वजनी होती है, या दोनों का मिक्सचर होता है? It is indeed a combination. You need to उसे NLP की ज़ुबान में कहते हैं चंक अप करना, चंक डाउन करना, आसान ज़ुबान में जूम अप यानी जूम इन जूम आउट करना। आपको जूम इन करना है अगर इस पॉडकास्ट में ओवरऑल माइक अपनी जगह पे ना लगे हों और स्क्रूज ढीले हों, टेबल हिल रही हो, लाइट्स की
पोजीशन ठीक ना हो तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं हो सकेगी. तो इन डिटेल्स का होना ज़रूरी है. एंड देयर शुड बी समवन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस डिटेल्स. एसेंशियली रिक्वायर्ड. हमारे उस्ताद है वो कहते हैं यार टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. सिंपल है. बट इट इज़ नॉट दैट एज सिंपल कि आप ये बिल्कुल ये सारे काम करते रहें. तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी पॉडकास्ट की या मीडिया की ठीक होगी या नहीं होगी. व्हाट एग्जैक्टली इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव इज दैट कि आप लोगों में मायूसी फैलाना चाह रहे हैं ताकि आपको लाइक्स और शेयर्स मिल जाए, या आप लोगों में मोटिवेशन फैलाना चाह रहे हैं चाहे उसकी कॉस्ट लाइक शेयर्स की कमी ही क्यों ना हो या रेवेन्यू में ड्रॉप ही क्यों ना हो. अभी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है. तो आपको यू नीड टू हैव जूम इन जूम आउट. या तो आप खुद इतने केपेबल हों. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप सारे लेवल्स पे बहुत अमेजिंगली परफॉर्म करें. अगर कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, लाख शुक्र अदा करें. और उस जैसे कुछ 40-50 6,000 5,000 लोग और बना लें, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में पाए नहीं जाते. दूसरा तरीका ये है कि गेट दोज पीपल ऑन बोर्ड. एक वो जो अटेंशन डिटेल वाला आदमी है, एक वो कि जो कि ज़रा थोड़ा सा मैनेजरियल लेवल का. और इसको ना बहुत अच्छा डिफाइन किया माइकल गर्बर ने ई मिथ में, एंटरप्रेन्योर मिथ में. वो कहता है 3 तरह के 3 स्टेजेस होती हैं. टेक्नीशियंस हु आर वेरी गुड एट डूइंग देयर स्टफ, बी इट एनीथिंग. Then there are managers who take care of day-to-day stuff, and then there are entrepreneurs. Entrepreneur future में जिंदगी गुजारता है. मैनेजर स्ट्रेटजिस्ट नहीं, entrepreneur वो फ्यूचर में जिंदगी गुजारता है. क्या होना चाहिए, और वो उस ख्वाब को या उस तखय्युल को या उस मे बी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है. तो उसके लिए मैंने एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में सुनी. ही सेड के एक है आपकी करंट रियलिटी और एक है आपकी डिजायर्ड रियलिटी. जो आप कहते हैं ना ड्रीम, तो ड्रीम से आता है यार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. डिजायर्ड रियलिटी से आता है कि अच्छा यार ये रियलिटी में चाहता हूं कि हो जाए. दैट इज समथिंग एल्स. समझने का एक पर्सपेक्टिव है. तो वो एंटरप्रेन्योर होता है. डे टू डे करना भी बहुत जरूरी है. लेकिन अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ सिंक में काम नहीं करेंगे तो नुकसान होगा. रिपीटेड एफर्ट्स होंगी. सो तीनों जरूरी है. सिंक में होना जरूरी है. मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं. अगर आपका छोटा बिजनेस आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन एक उस्ताद को तो जरूर पकड़ लें जो आपको जूम इन जूम आउट करने में हेल्प करे और पता है कि आप जूम इन है या जूम आउट है. जर्नलिंग भी उसमें बहुत अच्छा हेल्प करती है. अब बार बार जब रेफरेंस पॉइंट होता है आपको पता चलता है कि यार अब मैं ज्यादा जूम इन हो रहा हूँ, ज्यादा जूम आउट हो रहा हूँ. दैट हेल्प्स. जज़ाकल्लाह खैर. अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जैसे अभी तक जो हमारी गुफ्तगू चली उसमें ये बात समझ आई कि वी हैव टू हैव दैट इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क. ये सब चीज़ों की अपनी अहमियत है और हमने देखना है कि कौन सा पीस कहाँ पे फिट होना है. तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग प्रोफेशनली कहीं जाना चाहते हैं, मैं उन सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वही जूम आउट करके एक बिगर पिक्चर देखें एंड जो आपको जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसको कनेक्ट करें फिर डे टू डे एक्टिविटी से. अच्छा कामरान भाई, मेरे साथ एक इशू है, मे बी यू विल बी एबल टू एड्रेस इट. कि ना कुछ लोग होते हैं बहुत कोलैबोरेटिव होते हैं ना, वो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत जल्दी जेल इन कर जाते हैं, कोलैबोरेशंस डिसाइड हो जाती हैं, जैसे आप हैं सही ना. और मैं बड़ा रेजिस्ट करता हूँ इसमें ना. अच्छा, मैं पहले अपने रीज़न दे देता हूँ, देन मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ यू आर सो ओपन और इसके होने के क्या प्रोस एंड कॉन्स. मैं अगर एडवांटेजेस बताऊँ टू बी रिजिड, उसमें होता है कि यू मेक श्योर कि भाई आप किस तरफ अपने जहाज़ को लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप वैसे ही लोगों को इंगेज करते हैं और सबको एक ऐसी कैपेसिटी में इंगेज करते हैं कि ना उन पे बोझ बने ना आप पे बोझ बने. उससे हो सकता है आप स्केल ना कर पाएँ, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड ना कर पाएँ, लेकिन जो है ना आपको ये खुशी होती है कि यार एटलीस्ट कम दौड़े लेकिन सही डायरेक्शन पे थे ना. तो मेरा ये माइंड सेट है. दैट्स वाई जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर हम देखें तो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 20 years old. यू ट्रेनिंग तो मतलब इन नंबर ऑफ ईयर्स इट्स नाउ इन द 14th year. लेकिन हो सकता है कि जो प्रोग्रेस हो उससे ज़्यादा प्रोग्रेस लोगों ने 14 महीने में कर ली, अगर हम उन नंबर्स वाली प्रोग्रेस की बात करें. तो मेरा ये एक बहुत बड़ा, और मैं इसमें खुश हूँ. मसला ये नहीं है कि ये मेरा मसला है, मसला ये है कि मसला भी नहीं है मे बी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं बोलता हूँ ठीक है कम काम हो लेकिन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, एंड आपको कल को यानी आपको पता हो कि आप हर क्लाइंट आपके सामने है, हर चीज़ है. और अब ये जैसे मैंने शुरू में कहा कि कोचिंग इट्स अ वेरी इंगेजिंग वर्क. सो आप कैसे इतने ओपन माइंडेड, और ओपन माइंडेड होने के क्या प्रोस एंड कौन से होते हैं, या क्या करना चाहिए? क्या पूरी टीम को ही ओपन माइंडेड, यानी सभी को आपको इंगेज कर लेना चाहिए, 2 टीम्स होनी चाहिए, व्हाटएवर? पहली बात तो ये कि मोस्टली चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं.
सो क्लोज माइंडेड का या ओपन माइंडेड का या कोलैबोरेटिव का, अगेन वी हैव टू गो बैक टू द डेफिनेशंस। ये तो की पहली बात है। मैं इसको कभी जब बैक ट्रैक करता हूँ ना, तक मैं क्यों हूँ ऐसा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब्बा वाज इन पाकिस्तान नेवी, अल्लाह उनको जन्नत में घर दे, और वो पहले हम कराची में रहे, फिर 2-3 घर तो हमने कराची में भी मूव किए, फिर हम इस्लामाबाद 1 साल के लिए चले गए, फिर स्कूल भी चेंज हुआ डेफिनेटली, फिर लाहौर चले गए, और फिर जब अब्बा की रिटायरमेंट हुई तो उसके बाद एवरेज, अल्लाह माफ़ करे, एवरेज 1.5 साल में एक घर, मकान, नॉट घर, घर तो एक ही था डेफिनेटली, मकान में और घर में भी फ़र्क है, तो वो भी एक समझने की ज़रूरत है। बहरहाल हर साल में एक दो तो 5 साल में 4-5-6 शिफ्टिंग्स, यानी 20 साल में रहा लाहौर में, तो ऑलमोस्ट हमने 22 से 25 घर तो मकान चेंज किए होंगे। और वो इतना एब्रप्ट था, जब भी आपने एक मकान यहाँ पे लिया तो अब आपका स्कूल का रूट कुछ और है, अब आपने और लिया तो और है, हर चीज़ चेंज होती है, दोस्त है, बाप, पड़ोसी, रिश्तेदार, दूध कहाँ से लाना है, घर का सारा सामान भी हमने लाना होता था। उस वक्त राशन होता था, अब ग्रोसरीज होती हैं, होता वही है, लेकिन अब we can have a separate Discussion on this. podcast on this ना कि दो terms क्या हैं, घर I'm और going for मकान, groceries है ना, हाँ। अच्छा बहरहाल तो grocery और राशन। शुरू में तो अच्छा, मुझे शायद शुरू में हर इंसान का अपना एक मिजाज होता है, तो मुझे लगता था कि मुझे चेंज अच्छा लगता है। अच्छा, उससे कुछ मसाइल भी हुए। मसाइल ये हुए कि कोई टिक के नौकरी नहीं की, फिर 1 2 3 4 हॉप ऑन। फिर बुजुर्गों से मशवरा किया, टाइम टेंडर्स के हाथ आ गए हम, और फिर इवेंचुअली समझ में आया कि यार अगर आपकी कोई एक ऐसी वहाँ चीज़ कितने है, अरसे रहे, ये भी तो एक सवाल है। टाइम टेंडर्स 1.5 साल एक दफ़ा, और फिर वो 1.5-2 साल का बिजनेस किया, उसके बाद फिर दोबारा 1.5 साल, और फिर तो कोविड आ गया, तो उसके बाद तो फिर मैं समझ में आया कि नहीं यार, सिर्फ ट्रेनिंग से मसला नहीं हल होगा, तो यू नीड टू गो फॉर कंसल्टिंग। तो एक प्रोजेक्ट आ गया कंसल्टिंग की, कोचिंग एक सेक्टर, तो फिर वहाँ से फिर हम लीप कोड को हमने एक बुनियाद रखी और वो गाड़ी चल पड़ी आगे। तो वो जो अब्बा का वो जो सारे मकान शिफ्टिंग और वो सारे स्कूल्स भी हमने काफ़ी चेंजेस किए डेफिनेटली, वो सारा जो एक प्रोसेस था, शायद उसकी वजह से कुछ मुझे खुद चेंज पसंद था, उसकी वजह से नुकसानात भी हुए, टिक के काम नहीं किया, तो बहुत फोकस डेप्थ नहीं हुआ, इनको बहुत ही डेप्थ में फोकस नहीं हो सका। तो मुझे मेरे दोस्त यूज्ड टू नेम कि यार जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो बाद में मुहावरा तो हमने खैर बाद में पूरा पढ़ा तो समझ में आई, तो लेकिन उनको मजाक से कहता था यार आई एम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यू आर मास्टर ऑफ वन, व्हाट यू हैव डन। तो उनके पास इसका जवाब नहीं होता था। और फिर इवेंचुअली अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला एक प्रोसेस से गुजारते हैं। मुझे उस पूरे प्रोसेस से गुजारने के बाद अल्लाह ताला ने क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट अगर आपने करनी है, 15 डिपार्टमेंट्स को, 17 फंक्शंस को साथ लेके चलना है, आपने जब तक उसमें कोई टाइम ही नहीं लगाया होगा, कोई एक्सपोजर, टर्मिनोलॉजीज, चीज़ें, उनका सोचने का अंदाज नहीं होगा, आप क्या कंसल्टिंग करेंगे उनको और क्या उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाएंगे। और अल्लाह ने आसानी की कि अच्छे साथी मिल गए, उन्होंने कहा यार तुम्हारी ये जो पूरी, जिसको लोग वीकनेस या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कह रहे हैं, इसको इस तरह से लेवरेज कर लो। तो उसके अपने प्रोज हैं और अपने कौन से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगेन मैं तो ये समझता हूँ कि एक सादा फॉर्मूला जो मैंने रखा है अपने लिए, दैट इज के यू शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। उसके मुतअद्दिद अहदीस हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक उसका मफहूम ये है कि तुम में से वो शख्स मोमिन नहीं है जिसका आज उसकी गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं है। इसका मतलब यू नीड टू हैव कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। सो इफ यू आर लिविंग योर बेस्ट वर्जन, if you are your best version by working alone, alhamdulillah. If you are working best in a team, alhamdulillah. नहीं मेरे बच्चों के पाकिस्तान नेवी से, मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग आर्मी नेवी से वाबस्ता रहे हैं, जैसे भी वॉर स्ट्रेटजीज हमें ना अपने घर में हमारी डिस्कशंस होती हैं। तो या आप गेम्स भी खेलते हैं ना, यानी CGI और इस तरह के जो गेम्स हैं, मैंने नाम उनके सुने हुए, मैं खेलता तो नहीं हूँ। उसमें भी होता है कि यार हर, यानी एक वो जो लीड कर रहा है ट्रूप को, उसकी अपनी अहमियत है, जो टैंक में बैठा है उसकी अपनी अहमियत है, वो एक स्नाइपर बैठा हुआ है उसकी अपनी अहमियत है। बिजनेस में भी बिल्कुल इस तरह से हर एक की अपनी अहमियत है। वो एक शेफ है, उसकी अपनी अहमियत है, गार्ड की अपनी अहमियत है। शर्त सिर्फ ये है कि वो सब लोग इंटीग्रेटेड काम करें तो फायदा होगा। इसी तरह से एक इदारा जो कि बहुत क्लोज्ड एंडेड होके, क्लोज नेटेड होके काम करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक वो जो कि ओपन माइंड होके काम करता है या कोलैबोरेटिव एफर्ट काम करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अपने रिस्क हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसके अपने रिस्क हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये इस बात को समझे कि जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं इफ़ आई एम गिविंग माई बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अगर इफ गिव इट बेस्ट, इफ इट इज गिविंग इट्स बेस्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इंटीग्रेटेड हो, एक दूसरे की एफर्ट को और मेहनत को अप्रिशिएट करते हो, एक्नॉलेज करते हो बाय हार्ट, अप्रिशिएट करते हो, और जहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़े और इसकी ज़रूरत पड़े। इंट्रोवर्ट्स की भी ज़रूरत है दुनिया में, एक्सट्रोवर्ट्स की भी है। उसके बगैर भी गाड़ी नहीं चल सकती, इसके बगैर भी गाड़ी नहीं चल सकती। तो मैं नहीं समझता कि इसमें देयर इज़ कोई एक सिंगल फिलॉसफी। यहाँ अपने आप को इंसान जान ले और वो क्या बेस्ट होता है किस वक्त में, और उसके मुताबिक चलना शुरू करते हैं। तो मैं नहीं समझता इसमें मैं जो बहुत ज़्यादा आजकल आपने सुना होगा ना कि जो वेस्टर्न ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आ रहे हैं या चीज़, ये फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, उसमें ये होता है ना कि आपकी टीम में ऐसे लोग हों, इंक्लूजन हो और डाइवर्सिटी हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार डाइवर्सिटी मीन्स कि अब 4 लोग अगर कोर टीम में आ गए
और दे ऑल आर डाइवर्स एंड दे आर इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, तो फिर आप फंस गए ना। तो सही है, एक होता है कि सोचने का अंदाज, नज़रिया, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सेप्टेबिलिटी, या कम से कम उस बड़े मकसद पे तो मैं इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ, आई हैव वर्कड विद एनजीओस ना 2004-5 में यूरोपियन कमीशन के साथ काम किया, और हमने उस वक्त उलमा कराम को कहा था कि सर LGBTQ इज़ कमिंग। उसके बाद उसका नाम LGBTQ नहीं था, उस वक्त उसका नाम हम जिन्स परस्ती था ना। और मैंने जब जितने भी उलमा को जो मेरे सोशल सर्कल में थे उनको मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कामरान पागल हो गए, ऐसे थोड़ी होता है यार, पाकिस्तान है, वो कैसी बातें कर रहे हो तुम, यूरोप में नहीं रहते, तुम बहुत ज़्यादा टनल विजन में हो एक्सेट्रा, उनकी बात का मफहूम था। अब मैं उन्हें कहता हूँ सुनाए हाउ इज़ गोइंग ऑन। तो खुदा ना खास्ता मैं उस चीज़ पे खुश तो नहीं हूँ, मुझे बेतहाशा तकलीफ है, लेकिन उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। उसमें मैंने एक बात समझ आई बहुत अच्छी, और ये कि आप गोरे की या वेस्ट की कोई भी टर्मिनोलॉजी लेंगे, आपको यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बाय टेकिंग दैट टर्मिनोलॉजी। अरबी में इस पूरे इल्म को कहते हैं हर्बुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात की जंग। वो जो कहते हैं ना डाइवर्सिटी, आई एम ऑन, और मैं इस पे इंटेलेक्चुअली मुझसे अब बैठ जाएं और डिस्कशन कर लें, अगर मैं गलत हूँगा तो मैं रिट्रीट करूँगा, अपनी गलती मानूंगा। वो जो कहते हैं कि जी आपको डाइवर्स होना चाहिए, तो हम उनका ये स्कूल ले लेते हैं, हम कहते हैं काम करते हैं डाइवर्स होना चाहिए, एग्रीड, वो कहते हैं एग्रीड। उनकी डाइवर्सिटी ये है कि आप डाइवर्स हैं, मैं डाइवर्स नहीं हूँ, आप मानेंगे इसको? वो कहेंगे नहीं डाइवर्स तो होना चाहिए। भाई ये कैसी डाइवर्सिटी है कि आप अपने इस स्कूल पे डाइवर्स होने को तैयार नहीं है। यार ये कैसा लिबरल है जो मुझे मेरी दाढ़ी पे जज कर रहा है? भाई इफ यू आर टू गिव मी लिबर्टी टू हैव माय, मैंने अभी एक बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम किया, एंड दे वर के जी वेरी ओपन माइंडेड और DEI डाइवर्सिटी इंक्लूसिव इंक्लूसिविटी, और हम इस पे पूरा जो ना वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए। लेकिन यार बात सुनो, ये ना ये सबके सामने लड़के नमाज पढ़ते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मैंने कहा सबके सामने म्यूजिक हो सकता है, म्यूजिक होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक और डिबेट है। सबके सामने म्यूजिक हो सकता है, सबके सामने नाच भी हो सकता है, नमाज सबके सामने नहीं हो सकती। ये कौन सा स्टैंडर्ड है यार? मुझे समझाए ना, ये कौन सा स्टैंडर्ड है? तो इनके इन अल्लाह के बंदों के अल्लाह ताला इन पे भी इल्म के दरवाजे खोले, इनके लिए इनकी टेक्नोलॉजीज को उठा के ना उसके साथ खेलते हुए बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत रिस्क है। और हमें लगता है कि नहीं यार कमरन भाई ये एक ही बात है, ये एक बात नहीं है, ये एक बात एट ऑल नहीं है। मार्केटिंग सेल्स के लोग बहुत मशहूर एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, घेरते हैं। ये तो घेरने का तरीका बिल्ली है मार दो भाई, घेरने में और कन्विंस करने में बहुत फर्क है, और वो इंटेंशन से फर्क पड़ता है। और आप कभी किसी को कहेंगे यार ये जो जूस है ये इस्लामी शराब है, नहीं। यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल विद द टर्मिनोलॉजीज। मिसाल के तौर पे, और हमने तो खैर पूरा सीखा ना कि आप टर्मिनोलॉजीज, कौन सी टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं, उनको रिप्लेस कैसे करना है, उनके अल्फाज ईजाद करें या ढूंढें लुगत से, उसको आप आम इस्तेमाल में ले आएं, लोग उसको पब्लिकेशंस में लिखें, ब्लॉग्स में लिखें एक्सेट्रा, और इवेंचुअली वो वर्ड उस वर्ड से रिप्लेस हो जाए। और बाहर देखने में लगता है वो कोई नुकसान का बाइस नहीं है। जश्न बहारा होता है, पहले वो नाच गाना, और उसके लिए भी एक और भी बड़ा अच्छा लफ्ज़ है जो पॉडकास्ट पे यूज़ नहीं कर सकते, वो काफ से शुरू होता है, वो इस्तेमाल होता था, वो मिरासी हुआ करते थे, अब वो स्टार हैं। अच्छा, फिल्म स्टार तक भी शायद बात समझ में आ जाए। दुनिया की किसी आइडियोलॉजी, किसी ग्रीक, किसी एंशिएंट, किसी मॉडर्न, कैसे स्टार हो सकता है यार? वो कल को आप कहेंगे कि ये थीफ स्टार है, ये डाकू स्टार है, आमिन आर यू इन, और ये करप्ट स्टार है, आर यू इन योर सेंसेस व्हाइल यूजिंग दीज वर्ड्स? तो वी नीड टू बी केयरफुल। वो जश्न बहारा हो गया, वो सारा जो नाच गाना और हंगामा होता था, कुछ अल्फाज हैं जो बज़ाहिर देखने में बहुत सीधे लफ्ज़ हैं। मशरक़ वस्ता, क्या बुराई है इसके अंदर? बुराई ये है कि वो जो एक रीजन है जो अरब ममालिक थे, अरब ममालिक के अंदर बीचों बीच एक गैर अरब मुल्क का एग्जिस्टेंस का सवाल पैदा नहीं होता था। अब वो मशरक़ वस्ता है, तो वहाँ पे वो गैर अरब मुल्क एग्जिस्ट भी कर रहा है, थ्राइव भी कर रहा है, वो उसने बाकियों का जीना हराम किया हुआ है, जिसको दुनिया इसराइल के नाम से जानती है। तो टर्मिनोलॉजीज के लिए ना वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये होगी एक बात। ठीक है। दूसरी बात अगेन कि वो जो डाइवर्सिटी है, वो भी जो डाइवर्सिटी कहते हैं, वो प्राइमरली भी जो इन्हीं गोरे भी जिस टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, जिस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, वो कहते हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हो। तो ठीक है, विजन तो आपका सेम ही होगा, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वेस्ट की अगर एग्जांपल ले लें, डिज्नीलैंड के भी हम ऑफ कैमरा बात करते हैं। डिज्नीलैंड के आप जरा वो पढ़े ना सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसमें जो लोग काम करते हैं वो अपनी मर्जी की नेल पॉलिश नहीं लगा सकते, वो अपनी मर्जी के इयरिंग्स नहीं पहन सकते। क्यों? बिकॉज दे हैव टू मेंटेन एन इकोसिस्टम। हम अगर वो कहते हैं कि इकोसिस्टम, तो हम हो जाते हैं मुतशद्दद, इंतहा पसंद, उनको सब जायज। भाई थोड़ा सा जूम आउट करके ना चीज़ों को समझें।
तो उनकी क्वेश्चंस पे और उनकी टर्मिनोलॉजीज पे तो यू नीड टू बी क्लियर फर्स्ट। अब कहेंगे बेल बैठो, डिफाइन तो, और तुम जस्टिफाइड होंगे, हम उनकी बात मानेंगे। दाना लोग हैं, मेहनत की है, सिस्टम्स डेवलप किए हैं, बिल्कुल हम कहेंगे जी हम बिल्कुल आपको नेगेट करते हैं तो गलत बात है, ये बात मुनासिब नहीं है, ये इंतहाई एक और इंतहाई जिसकी तरफ हमें नहीं चाहिए। लेकिन अदरवाइज इट कैन बी डन आई गेस, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह हज़रत। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इम्पैक्ट कास्ट की सीरीज़ है ना, इसमें तो कुछ एपिसोड डेडिकेटेड हम और आप ही करें। Why not? और हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेकर आएँ। जैसे वो आपको याद होगा, आज टीवी पे एक ज़माने में एक शो आता था जिसमें दो मशहूर सहाफ़ी बैठते थे, और वो याद होगा मुझे, दोनों के नाम ही निकल गए इत्तेफाक से जहन से। तो हम बैठ के चीज़ों को डिस्कस करें और डीबग करें चीज़ों को, और And we can always learn from the comments and definitely यस, और लोग भी हमें बताएं कि क्या myths and डिबंक करना चाहते हैं, किन चीज़ों के बारे में एक और पर्सपेक्टिव है जो कि वो जानना और चाहते किसी हैं। तरीके से हम कहते हैं ना कि वो उम्मत है वसात, नहीं कौन सी है, उम्मत वस्ता, उम्मत वस्ता, यानी उम्मत वसत अल्ली तकुन, है ना। और उस तरफ हम आए और चीज़ों को देखें, और सही ताकि है, holistic चीज़ें, एक होलिस्टिक और एक दूसरे को कॉम्पनसेट करें, रादर इसके हम नेगेट करते competitive रहें, में आए, इंटीग्रेट competitive करें। में आए। ट्रू। तो ये है, तो इस दुआ के साथ फिर एंड करते हैं। मैं चाहूँगा क्लोजिंग रिमार्क सर आप ही की तरफ से आए। इस दुआ के साथ कि हमारे देखने और सुनने वालों को अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की सारी जेतों में बेतहाशा बरकतों से नवाजे। आपके फीडबैक का और डेफिनेटली रिप्लाईज़ का और क्वेश्चंस का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। कामरान जाहिद और उमैर मलिक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।